नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 6 सिद्धांतों पर आधारित भारत की विदेश नीति, राज्यसभा में एस जयशंकर का बयान। यूक्रेन संकट के समाधान के लिए सबसे अच्छा रास्ता बातचीत और कूटनीति। दुनिया में मजबूत आर्थिक और निवेश स्थल के रूप में उभरा भारत। लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोले पीयूष गोयल। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा। बीरभूम हिंसा मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। जलाने से पहले लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। राज्यपाल ने कहा, लोकतंत्र में जिंदा जलाना दर्दनाक। मारे गए लोगों के परिजनों से मिली ममता बनर्जी। कोरोना से हुई मौतों के मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार को फर्जी दावों की जांच करने की दी अनुमति। मौतों और अनुग्रह राशि के दावों में भारी अंतर। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच नाटो देशों की आपात बैठक। ब्रसेल्स पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। रूस ने कई अमेरिकी राजनयिकों को किया निष्कासित। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से देश के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए काम करने का आग्रह किया। ये किसी भी राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा को पहला संबोधन था और ये कार्यक्रम भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के तौर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा था। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आप सभी विधायकगण अपने क्षेत्र और प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर यह महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र और प्रदेश की जनता आप सबको अपना भाग्य विधाता मानती है। आपके क्षेत्र के लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं आप सबसे जुड़ी हुई हैं। जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आप सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद अल उबैदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ओमान के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की चर्चा की। सरकारी खरीदी बाजार मंच जैम को 1 साल में ही 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के खरीद ऑर्डर मिले हैं। प्रधानमंत्री ने इस पर खुशी जताते हुए कहा है कि ये पिछले वर्षों के मुकाबले उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। सरकारी ई खरीद मंच जैम विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को सशक्त बना रहा है, जिसमें 57% मूल्य के ऑर्डर एमएसएमई क्षेत्र से आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 2025 तक भारत को तपेदिक से मुक्त कराने का देश का संकल्प दोहराया है। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और अत्याधुनिक उपचार तक पहुंच कायम करते हुए ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षय रोग की रोकथाम और उपचार संभव है। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 20 मार्च तक 2.26 करोड़ करदाताओं को 1.93 लाख करोड़ रुपए का कर रिफंड जारी किया है। इनमें से 38,447.27 करोड़ रुपए के 1.85 करोड़ रिफंड आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए हैं। सुप्रसिद्ध एयर शो यानी नागरिक उड्डयन आयोजन विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू हो चुका है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और उद्योग परिसंघ फिक्की संयुक्त रूप से देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोहों के तहत इस द्विवार्षिक एयर शो का आयोजन किया। इसका विषय है विमानन उद्योग का नया क्षितिज। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से मुलाकात की और यूक्रेन, अफगानिस्तान और म्यांमार की बदलती परिस्थितियों सहित विश्व निकाय की सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर विचार विमर्श किया। रूस ने मॉस्को में अमेरिकी दूतावास से कई अमेरिकी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के मिशन से 12 राजनयिकों को यह कहते हुए निष्कासित कर दिया था कि वे जासूसी गतिविधियों में शामिल हैं। इस कदम को रूस ने शत्रुतापूर्ण कार्यवाही करार दिया था।
चेन्नई सुपर किंग्स की 12 सत्र तक अगुवाई, 4 बार खिताब दिलाने और 5 बार उपविजेता बनाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है। शनिवार से शुरू हो रहे इस साल की आईपीएल से पहले रविंद्र जडेजा को सीएसके की कप्तानी सौंप दी गई है। सीएसके ने अपने बयान में कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन संकट के बीच भारत सरकार ने कहा है कि हमारी विदेश नीति अपनी सोच, विचारों और हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। भारत की विदेश नीति 6 सिद्धांतों पर आधारित है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंसा को तत्काल रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात की है। Indian foreign policy decisions are made in Indian national interest, and we are guided by our thinking, our views, our interests. So there's no question of linking the Ukraine situation to issues of trade. Where our own position on Ukraine is concerned, it is very clear, sir, our belief that the international order must respect territorial integrity and sovereignty of states. विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार उभरती चुनौतियों की वजह से रूस को तेल भुगतान सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रही है। सरकार रूस और चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो रहे सभी बदलावों पर पूरी तरह नजर रखे हुए है और राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही रणनीति तैयार करती है। Because of the emerging problems in dealing with Russia, government is examining various aspects, including the payment aspect. There is a group within the government composed of different ministries. It is led by Finance Ministry to examine these matters. वहीं राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के निजीकरण का कोई विचार नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सामाजिक दायित्व हैं जिनकी वजह से इसका निजीकरण नहीं किया जा सकता। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच करीब 1 लाख करोड़ और इस साल 2 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेलवे में किया गया है। ₹1.16 कॉस्ट आती है, लेकिन हम चार्ज करते हैं केवल 48 पैसे। करीब 62,000 करोड़ का सोशल ऑब्लिगेशन सब्सिडी पैसेंजर फेयर्स पे दी जाती है और ये हमारी संवेदनशील सरकार है, हम उसके ऊपर निर्भर है, उस पर कायम है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। रेल बजट को जनरल बजट में मर्ज करने के कारण ही आपने देखा कि आज हम 2.5 लाख करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन कर पाए, जो कि पुरानी व्यवस्था में संभव ही नहीं था। लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी अनुदानों की मांगों और विनियोग विधेयक को गिलोटिन के माध्यम से मंजूरी दे दी है। इससे पहले लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़ी अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा के जवाब में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 7 साल में सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था, परिणामोन्मुखी प्रशासन और नवोन्मेषी वित्त पोषण का मॉडल तैयार किया है, जिससे दुनिया में भारत मजबूत आर्थिक और निवेश स्थल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद सभी क्षेत्रों में आधारभूत सुधार हुए हैं। पूरी दुनिया के निवेशक भारत में आना चाहते हैं। यही तो कारण है कि 7 वर्षों तक लगातार हर वर्ष पिछले रिकॉर्ड तोड़ के अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है। कोविड जैसे गंभीर समय में भी हमें कभी विदेशी मुद्रा की तंगी नहीं आई, ना निवेश की तंगी आई, क्योंकि आज विश्व को भारत में एक मजबूत और विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखती है। राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सभी 5 उम्मीदवारों को पंजाब से निर्विरोध चुन लिया गया है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, पार्टी नेता राघव चड्ढा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक और उद्योगपति संजीव अरोड़ा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पंजाब से किसी और राजनीतिक दल ने राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार नहीं उतारा था। 6 राज्यों की 13 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था। वहीं नागालैंड से बीजेपी से फांगनोन कोन्याक राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं।
योगी आदित्यनाथ को आज एक बार फिर सर्वसम्मति से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल का नेता चुन लिया गया। वो लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी विधायक दल के सबसे वरिष्ठ सदस्य सुरेश कुमार खन्ना ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने रजामंदी दे दी। इस बीच बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य, रघुवर दास और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को 255 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 12 और निषाद पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। योगी मंत्रिमंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनेक केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख को बीरभूम जिले के बेगतुई गांव में हुई 8 लोगों की हत्या के संबंध में नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, सुदीप बंदोपाध्याय सहित अन्य नेता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीरभूम हिंसा मामले को शर्मनाक बताया है और इसे शासन पर एक धब्बा करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को इस तरह से जिंदा जलाना बहुत दर्दनाक होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले के रामपुर हाट के बगतुई गांव में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है। टीएमसी नेता की हत्या के बाद पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख, जिनके घर जले हैं उन्हें 1 लाख रुपए और 10 लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि बोगतुई गांव में 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। एसआईटी की टीम ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर वहां जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली अनुग्रह राशि पाने के लिए झूठे दावों की जांच करने की अनुमति दी है। पीठ ने कहा है कि सरकार 4 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 5% दावों का सत्यापन कर सकती है, जहां दावों की संख्या और दर्ज की गई मृतक संख्या के बीच काफी अंतर था। शीर्ष अदालत ने उन लोगों के लिए 60 दिन की अवधि निर्धारित की है जो अनुग्रह मुआवजे के वास्ते आवेदन करने के लिए पात्र हैं और भविष्य में ऐसे आवेदन करने के लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया है। केंद्र ने इससे पहले कोविड-19 के कारण किसी रिश्तेदार की मौत हो जाने पर प्रशासन से अनुग्रह राशि का दावा करने के लिए 4 सप्ताह की सीमा समय प्रदान किया था और इसे प्रदान करते हुए इसे निर्धारित करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिख हस्तियों और बुद्धिजीवियों के एक समूह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक 90 मिनट से अधिक चली। प्रधानमंत्री ने सिखों के साथ अपने संबंध और उनकी सरकार द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों के बारे में बातचीत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर पंजाब की बदहाल आर्थिक स्थिति से निपटने में मदद मांगी। भगवंत मान ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये बैठक केरल सरकार की महत्वाकांक्षी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना सिल्वर लाइन के खिलाफ विपक्षी दलों के भारी विरोध की पृष्ठभूमि में हुई। केरल को परियोजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज शिलांग में असम राइफल्स के 187वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। नित्यानंद राय ने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के मौके पर सरकार का विजन लेटर सौंपा। उन्होंने इस लेटर में कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री के विजन और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में गतिरोध देखने को मिला। पार्क में तिरंगा लगाने के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक आमने सामने आ गए। इसके बाद बीजेपी के 2 विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया। महाराष्ट्र विधानमंडल ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान करने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। साथ ही नगर निकायों और निगमों समेत स्थानीय प्राधिकारियों के आधिकारिक कामकाज में मराठी भाषा के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के प्रावधान वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विधानसभा में स्कूल और कॉलेज में लड़कियों के हिजाब पहनने की अनुमति पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार को इस मसले को सुलझाना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए अंतरिम बजट 30 मार्च को मुख्यमंत्री एन रंगासामी पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2022-23 के पहले कुछ महीनों के लिए अंतरिम लेखानुदान विधेयक के लिए 30 मार्च को सदन की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जेकेपीडीडी की ओर से निष्पादित 42 ट्रांसमिशन और वितरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगले 4 साल में बिजली के उत्पादन को दोगुना करने की तैयारी में है, जिससे प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को अपना इस्तीफा सौंपा। पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहें तो उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। मुकेश सहनी का बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में कार्यकाल इस साल जुलाई में समाप्त हो रहा है। ओडिशा में भुवनेश्वर, कटक और ब्रह्मपुर नगर निगमों समेत 109 शहरी स्थानीय निकायों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। चिलचिलाती धूप और लू के बावजूद मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। मतगणना 26 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने हिजाब समर्थक छात्राओं के वकील से कहा है कि इस मामले में सनसनी फैलाने से बचें। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस बार 51,92,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की ही परीक्षाएं 12 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा दोनों पालियों में हो रही हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2018 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जहां प्रधानमंत्री छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए लाइव होते हैं। 2022 के लिए 12.12 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष 2.71 लाख से अधिक शिक्षकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा पे चर्चा 2022 का 5वां संस्करण तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विदेश नीति सिर्फ व्यथित स्थितियों में ही काम नहीं आती, बल्कि इसका असर आपकी सुरक्षा, नौकरी और आपकी जिंदगी की गुणवत्ता और आपके स्वास्थ्य पर भी असर करती है। दिल्ली की सेंट स्टीफन विशिष्ट एलुमनाई वार्षिक लेक्चर में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति ने कोविड-19 महामारी के दौरान यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति और वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पश्चिमी सहयोगी देशों के नेताओं ने यूक्रेन में रूसी हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए 3 सम्मेलनों में से पहला सम्मेलन शुरू कर दिया है। जो बाइडेन और उत्तर अटलांटिक संघीय संगठन के दूसरे नेताओं ने गठबंधन के मुख्यालय में मुलाकात की। यूरोपीय कूटनीतिक राजधानी ब्रसेल्स नाटो की एक आपात बैठक की मेजबानी कर रहा है। साथ ही यहां G7 और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों का एक सम्मेलन भी हो रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन इन तीनों बैठकों में शरीक हो रहे हैं। जो बाइडेन रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए सहयोगियों को मनाने की उम्मीदों के साथ बुधवार देर शाम यहां पहुंचे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमला करने के बाद मॉस्को पर दबाव बनाने में पश्चिमी देश काफी हद तक एकजुट हुए हैं। हालांकि व्यापक स्तर पर यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि इस एकजुटता की वक्त की कसौटी पर जांच होगी, क्योंकि युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। जो बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड की यात्रा करने का कार्यक्रम है। यहां राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ वार्ता में केंद्र के रूसी आक्रमण और शरणार्थी संकट का विषय रहने की उम्मीद है। इस बीच नाटो ने दावा किया है कि यूक्रेन में पिछले 4 हफ्ते से जारी लड़ाई में 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गठबंधन का यह आकलन यूक्रेन के अधिकारियों से मिली जानकारी और खुले स्रोतों से जुटाई गई खुफिया सूचनाओं पर आधारित है, जिसे रूस ने जानबूझकर जारी किया है या नहीं किया। यूक्रेन ने अपने सैन्य नुकसान के बारे में बहुत कम सूचना जारी की है और पश्चिमी देशों ने भी कोई आकलन नहीं दिया है। बहरहाल 2 सप्ताह पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि उनके करीब 1300 सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। इस बीच जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एकजुट रहने की अपील भी की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वो रूसी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका जिसमें यूक्रेन की बढ़ती मानवीय जरूरतों को तो स्वीकार किया गया था, लेकिन रूसी आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं था। रूस को प्रस्ताव पारित कराने के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में न्यूनतम 9 वोट की आवश्यकता थी। साथ ही जरूरी था 4 दूसरे स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में से कोई भी वीटो का इस्तेमाल ना करे। हालांकि रूस को केवल अपने सहयोगी चीन का समर्थन मिला, जबकि भारत सहित 13 दूसरे परिषद सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक की तस्वीरों के साथ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।